हम जिस पे सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं, जिस पे आंख बंद करके विश्वास करते हैं, क्या हो अगर वो अपने ही अपनी मौत का कारण बने। आज का केस भी कुछ ऐसा ही है जिसमें एक फादर ने अपनी पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार दिया। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये क्रिसमस से सिर्फ 10 दिन पहले की फ़ोटो है, जिसमें सब बहुत खुश लग रहे हैं, वेल ड्रेस्ड हैं, बट इनमें से किसी को नहीं पता था कि 10 दिन बाद उन सबकी मौत होने वाली है। ये केस है द लॉसन फैमिली मर्डर केस। नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका में एक परिवार होता है जिसमें विलियम लॉसन एंड नैन्सी लॉसन होते हैं। उनके टोटल 10 बच्चे होते हैं, जिनमें से एक बच्चा होता है चार्ली लॉसन। यही चार्ली लॉसन लेट 1910 में एक लड़की से शादी करता है जिसका नाम होता है फेनी। उनके कुल 4 बच्चे होते हैं, जिसमें से पहली होती है मैरी जो 1912 में पैदा हुई होती है। उसके जस्ट 16 महीने बाद आर्थर पैदा होता है जो उनका पहला बेटा भी होता है। उसके बाद विलियम्स जो 1914 में हुआ होता है एंड उसके बाद में कैरी जो 1917 में होती है। लॉसन फैमिली का जो मेन बिजनेस होता है वो टोबैको कल्टीवेशन का होता है। तो 1918 में चार्ली के 2 भाई मैरियन एंड एलिजा दोनों जर्मनटन शिफ्ट होने का फैसला लेते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ में। तो चार्ली भी उनको फॉलो करते हुए वहीं पे शिफ्ट हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे टोबैको कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है, बिकॉज लैंड बहुत ज़्यादा ही फर्टाइल होता है वहाँ का। उसी साल जब विंटर्स आती है तो चार्ली बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, इतना कि वो पूरी विंटर्स बेड से नहीं उठ पाता है। इसी चक्कर में वो काम भी नहीं कर पाता है एंड कर्जे में डूब जाता है। एंड उसी टाइम पे उसके फादर की डेथ भी हो जाती है। इसके जस्ट 2 साल बाद 1920 में विलियम जो कि चार्ली का सबसे छोटा बेटा होता है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब होने लग जाती है एंड उसके बर्थडे के कुछ दिन बाद ही 16 नवंबर को उसकी भी डेथ हो जाती है। बैक टू बैक 2 फैमिली मेम्बर्स की डेथ होना एंड इतने छोटे बच्चे की डेथ होना जो कि सिर्फ 6 साल का था, इससे चार्ली और फैनी को बहुत ज़्यादा झटका लगता है एंड वो दोनों टूट जाते हैं। इतना सब होने के बाद में चार्ली और फैनी को ये लगने लगता है कि उनका जो लैंड है जहाँ पे अभी वो रह रहे हैं वो ही कर्स्ड है। तो वो लोग मूव आउट करने का सोचते हैं एंड जर्मनटन से जस्ट बाहर की तरफ एक लैंड होता है जिस पर चार्ली की सालों से नज़र होती है, वो भी उसी वक्त कोइंसिडेंसली बिक रहा होता है। तो वो लैंड अप्रॉक्स $3200 में बिक रहा होता है, बट चार्ली उसके ओनर को जैसे तैसे मना लेता है कि $500 पर ईयर वो पे करेगा उस लैंड के लिए एंड वो 104 एकड़ में होता है। तो ये लोग उस लैंड को परचेज कर लेते हैं एंड वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं एंड इनके साथ ही इसके जो 2 भाई होते हैं वो दोनों भाई भी इसके साथ ही वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ रहते हुए उनको 3 और बच्चे होते हैं, जिसमें से सबसे पहला 1925 में जेम्स, 1927 में रेमंड एंड 1929 में उनकी सबसे छोटी बेटी मैरी पैदा होती है। इसी के साथ अब लॉसन फैमिली में खुशियाँ वापस आने लगती हैं। उसी साल चार्ली को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी होता है टोबैको कल्टीवेशन में एंड अब लॉसन फैमिली को लगता है कि सब अच्छा ही होगा, बट उन्हें ये पता नहीं था कि उनके लिए बहुत वर्स्ट चीज़ें आने वाली हैं आगे। एक दिन फार्म पे काम करते हुए चार्ली को कुल्हाड़ी सर पे लग जाती है एंड वो स्ट्रोक इतना तेज होता है कि उसका सर फट जाता है। कुछ सर की नसें होती हैं वो भी फट जाती हैं, बट डॉक्टर उसको तब भी ये बोलता है कि कुछ नहीं है, नॉर्मल है, सब रिकवर हो जाएगा। एक रात जब फैनी नींद से उठती है तो वो देखती है कि चार्ली उसके पास में सो नहीं रहा होता है। तो वो अपना कोट पहन के चार्ली को ढूंढने जाती है कि वो गया कहाँ होगा। जैसे ही वो किचन की तरफ जाती है तो किचन की विंडो से बाहर उसको चार्ली दिखता है जो कि खेत में घुटनों के बल बैठा हुआ होता है। वो चार्ली के पास में जाती है एंड उसको बोलती है अंदर चलने को। पहले तो चार्ली मानता नहीं है, मना करता है, बट कुछ इंसिस्ट करने के बाद में जब चार्ली उठता है अंदर जाने के लिए तो वो देखती है कि चार्ली के हाथ में एक शॉट गन थी। इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद जब क्रिसमस में सिर्फ 3 हफ्ते बचे होते हैं, उस टाइम पे चार्ली अपनी पूरी फैमिली में अनाउंस करता है कि वो इस बार उनको हॉलीडे पे जर्मनटन सिटी के अंदर ले जाएगा। एंड उस टाइम पे जो इनकी कंडीशन होती है, इनके लिए नॉर्मल नहीं होता है कि ऐसे हॉलीडे के लिए बड़ी सिटीज़ में जाना। तो बाकी सारे लोग इतना खुश हो जाते हैं, सारे बच्चे इतना खुश हो जाते हैं कि वाह हमारे को हॉलीडे पे जाने को मिलेगा, और उनको असलियत पता नहीं होती है कि वो क्यों ले जा रहा है उनको। जब फैनी उससे पूछती है
कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया कि तुम ट्रिप पे ले जा रहे हो सबको। तो चार्ली उसको बोलता है कि मैंने सब सॉर्ट कर लिया है, तुम टेंशन मत लो। एंड उसी के साथ में वो उस दिन अपने जो गन्स जहाँ पे वो हैंग करता है वहाँ पे गन्स के पास में जाता है एंड वहाँ पे जाके वो अपनी गन्स को चेक करने लगता है, क्लीन करने लगता है। एंड वो फैनी को क्लियर इंस्ट्रक्शंस भी देता है कि मेरी गन्स को कोई हाथ नहीं लगाएगा अब से। ट्रिप पे जाने से पहले मैरी, जो इनकी सबसे बड़ी बेटी होती है, वो अपनी फ्रेंड के घर पे नाइट आउट पे जाती है। तो जब वो अपनी फ्रेंड के साथ में टाइम स्पेंड कर रही होती है तो उसकी फ्रेंड को लगता है कि मैरी बहुत ज़्यादा खोई खोई सी है या उसका स्टेबल नहीं है माइंड उसका। तो वो उससे पूछती है कि हुआ क्या है। तो मैरी उसको जो बताती है वो सुन के उसकी फ्रेंड का दिमाग ख़राब हो जाता है। वो बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है। जब उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि उसका बाप कौन है बच्चे का, तो वो बोलती है कि मेरे फादर। मतलब वो चार्ली से प्रेग्नेंट थी। एंड चार्ली ने उसे ये क्लियर बोल रखा था कि किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए वरना लाशें गिर सकती हैं। क्रिसमस से 10 दिन पहले वो सबको हॉलीडे पे सिटी ले जाता है। वहाँ पे वो एक बहुत बड़े और लग्जरी स्टोर में ले जाता है उनको। वहाँ पे सबको महंगे महंगे कपड़े दिलाता है, फिटिंग वाले एकदम प्रॉपर, जिनमें वो रेडी हो सके। उनके घर वालों को समझ नहीं आ रहा होता है कि इसके वजह से इतना पैसा आया कहाँ से, क्योंकि वो एक गिड्डी निकालता है नोटों की और उससे वो पे करता है। एंड उसके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं होती है, विच इज़ नॉट नॉर्मल उस टाइम के फार्मर्स के कंटेक्स्ट में। बिकॉज उस टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन चल रहा होता है एंड फार्मर्स इस तरीके से शॉपिंग नहीं करते होते हैं। एंड वहाँ से वो उनको कपड़े दिला के, कपड़े ड्रेसअप करा के, वहाँ से वो एक स्टूडियो में ले जाता है। वहाँ पे ये लोग फैमिली पोर्ट्रेट क्लिक करवाते हैं, विच इज़ ऑल्सो नॉट कॉमन बिकॉज उस टाइम पे, वी आर टॉकिंग अबाउट 1929, एंड उस टाइम पे फ़ोटो खिंचवाना एक प्रिविलेज से कम नहीं होता है। जब वो लोग ये पोर्ट्रेट क्लिक करवा रहे होते हैं उस टाइम पे बच्चों की एज ये होती है: आर्थर 16, मैरी 17, कैरी 12, मेबल 7, जेम्स 4, रेमंड 2 एंड बेबी मैरी 4 महीने की होती है। हॉलीडे ट्रिप के कुछ दिन बाद एंड क्रिसमस से पहले चार्ली इनके नेबर में एक डेथ हो जाती है। तो ये लोग वहाँ पे जाते हैं फ्यूनरल पे। तो जैसे कि इस टाइम पे लोग डेथ से रिलेटेड बातें करते हैं बिकॉज माहौल ही वैसा होता है। तो उसमें चार्ली से जब पूछा जाता है कि तुम्हारे को कितना डर लगता है मरने से, तो वो बोलता है कि मुझे मरने से फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं चाहूँगा कि मैं अपनी फैमिली को साथ ले जाऊँ अगर ऐसा होता है तो। अब क्रिसमस का दिन आ जाता है। उस दिन आर्थर चार्ली की फार्म में हेल्प कराने के बाद में अपने कजिन्स के साथ में रैबिट हंटिंग पे निकल जाता है। बिकॉज ये एक उस जगह का एक ट्रेडिशन होता है रैबिट हंटिंग करना क्रिसमस के दिन। तो वो वहाँ निकल जाता है। फैनी क्रिसमस केक बना रही होती है, बच्चे खेल रहे होते हैं, सब जगह क्रिसमस सॉन्ग्स चल रहे होते हैं। घर में एक पूरा हैप्पी वाइब होता है क्रिसमस के कारण। हंटिंग करते वक्त आर्थर की गोलियां ख़त्म हो जाती है तो वो एक बार वापस घर में आता है गोलियां लेने के लिए, बट चार्ली उसे बोलता है कि उसके पास ज़्यादा गोलियां बची नहीं है एंड उसको खुद को भी रैबिट हंटिंग पे जाना है। तो इसीलिए आर्थर अपने कज़न के साथ में सिटी में चला जाता है और बुलेट्स खरीदने के लिए। अब जो मैं आपको डिटेल्स बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है एंड सारे इवेंट्स बैक टू बैक हुए हैं, इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनना ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। आर्थर के जाने के बाद चार्ली अराउंड 1:30 बजे खेत के बाण में जाता है जहाँ पे भूसा वूसा रखा जाता है एंड वहाँ पे वेट करने लगता है। जैसे ही मेबल एंड कैरी अपने चाचा के घर जा रही होती है तो वो उनको देखता है एंड सीधा गोली मार देता है। कैरी को सबसे पहली गोली लगती है एंड वो वहीं गिर जाती है। वो देखकर मेबल देखती है कि किसने मारी है, तो वो देखती है कि मेरे पापा ने गोली मारी है। तो वो डर के मारे बहुत तेज चिल्लाती है एंड चार्ली उसको भी गोली मार देता है। एंड जब वो दोनों तड़प रहे होते हैं तो वो एक लकड़ी का टुकड़ा लेता है एंड उनको उस लकड़ी के टुकड़े से मारता है जब तक वो मर नहीं जाते। देन वो उन दोनों की बॉडीज़ को घसीटता हुआ उसी बाण में ले जाता है, उनके सर के नीचे फ्लैट स्टोन रखता है एंड उनके हाथ ऐसे चेस्ट पे रख के एंड वहाँ से वो बाहर निकल के मेन घर की तरफ जाता है। जब फैनी को गनशॉट की आवाज़ सुनाई देती है तो वो घर के बाहर आती है एंड तब वो देखती है कि चार्ली घर की तरफ आ रहा है गन्स उठाकर।
चार्ली अपनी 2 गन्स में से एक गन नीचे रखता है एंड जो शॉट गन होती है उससे फैनी की तरफ गोली चला देता है। फैनी फटाफट से मुड़ के घर के अंदर भागने की कोशिश करती है। उसी वक्त उसको गोली लगती है और वो वहीं घर के पोर्च पे ही गिर जाती है। ये सब सुनकर जो मैरी होती है, जो घर के अंदर होती है, वो विंडो से देखती है कि ये चल क्या रहा है। तो जब वो देखती है कि उसकी माँ को गोली लगी है और वो ऐसे पड़ी हुई है, तो वो तेज से चिल्लाती है एंड उसकी मम्मी की तरफ भागती है। जब तक वो फैनी के पास पहुंचती है तब तक चार्ली फैनी की बॉडी को घसीट के घर के अंदर लेके आ चुका होता है। एंड जैसे ही वो बॉडी देखती है अपनी माँ की, तो वो उसके तरफ झुक के रोने लगती है तेज तेज। उतने में चार्ली खड़ा होता है, शॉटगन से निशाना साधता है एंड मैरी को भी शूट कर देता है। उस वक्त घर के बैकयार्ड में जेम्स एंड रेमंड अपने कजिन के साथ में खेल रहे होते हैं। तो वो लोग भी जब ये गन शॉट्स की आवाज़ सुनते हैं, तो सिंस वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो वो एकदम फ्रीज हो जाते हैं। जैसे ही वो लोग घर के अंदर आते हैं देखने के लिए कि क्या हुआ है, तो वो देखते हैं कि मैरी और फैनी ज़मीन पे पड़े हुए हैं खून से लथपथ एंड उनके डैड के हाथ में शॉटगन है। तो वो अर्जेंट में, जो जेम्स होता है वो तो स्टोव के नीचे घुस जाता है एंड रेमंड होता है वो सीधा बेड के नीचे घुस जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उतने में उनका जो कजिन होता है जिसके साथ वो दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं, वो भी घर के अंदर आता है। तो वो चार्ली की आंखों में देखता है। चार्ली उसको वार्न करता है कि भाग जाए यहाँ से, तो वो अर्जेंट में वहाँ से भाग जाता है। मैरी अब तक मरी नहीं होती है, तो चार्ली गन का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, बट कहते हैं जिसको, वो उसके सर पे मारता है और उसको मार डालता है। देन वो जेम्स की तरफ जाता है जो स्टोव में छुपा हुआ होता है। उसको निकालने के लिए वो गन का यूज़ करता है एंड इसी सब में उसकी जो गन का नोजल होती है वो बेंड हो जाती है। तो वो जैसे तैसे जेम्स को बाहर तो निकाल लेता है, बट इस प्रोसेस में उसकी गन ख़राब हो चुकी होती है। तो वो जेम्स को गन के बट से मारता है एंड उसको इमीडिएटली वहाँ पे ही मार डालता है। देन वो रेमंड की तरफ बढ़ता है। रेमंड, जो मैरी होती है छोटी बच्ची 4 महीने की, उसकी जो क्रिब होती है उसके सर्कल में भागने लगता है उससे बचने के लिए। तो वो क्रिब को धक्का देता है, रेमंड को पकड़ता है एंड उसको भी उसी तरीके से स्ट्रैंगल करके एंड बट से सर पे मार के उसको भी मार डालता है। अब आखिर में बचती है सिर्फ एक 4 महीने की बच्ची जो अपने क्रिब में रो रही होती है हेल्पलेसली। वो उसको भी नहीं छोड़ता है, उसको भी शॉटगन के बट से वो तेज से चेस्ट पे मारता है, जिससे उसकी भी डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट। ये सब करने के बाद जो उसकी एक शॉटगन जो सही होती है उसको लेकर वो जंगल में चला जाता है एंड उसके पीछे पीछे उसका एक पालतू कुत्ता भी चला जाता है उसके साथ। जब पड़ोसी ये सब आवाज़ें सुनते हैं तो वो अर्जेंट में उनके घर आ जाते हैं एंड वो देखते हैं कि पूरा घर खूना खून हो रखा है एंड कोई भी नहीं बचा है घर में। उनको पहले तो ये लगता है कि कोई किलर होगा जिनने इन सबको मारा होगा, बट उनको चार्ली कहीं नहीं दिख रहा होता है। देन उनको एक फुटप्रिंट्स मिलते हैं जो फॉरेस्ट की तरफ जा रहे होते हैं। जितने में वो लोग उस फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं, वो देखते हैं कि चार्ली का डॉग उनके सामने भागता हुआ आ रहा है एंड उतने में ही उनको एक गन शॉट की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो उसके डॉग को वापस फॉलो करते हैं तो उसका डॉग उसको उसी जगह पे ले जाता है उन सबको जहाँ पे चार्ली ने अपने आप को गोली मार दी थी। एंड वहाँ पे उनको कुछ टबैको रिसिप्ट्स मिलते हैं। एक टिकट पे लिखा होता है ट्रबल्स कैन कॉज, इसके आगे कुछ नहीं। एंड सेकंड पे लिखा होता है नो वन टू ब्लेम, इसके आगे भी वो कुछ नहीं लिखता है। आर्थर को जब इस इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है तो वो बिल्कुल बौखला जाता है। उसको बिलीव नहीं होता है कि उसके घर के साथ ऐसा हुआ होगा एंड वो अपने घर की तरफ भागता है एंड वहाँ पे वो देखता है कि उसके फैमिली में कोई नहीं बचा है उसके अलावा। कुछ ही देर पहले वो अपने घर से जब गया था उस टाइम पे घर में एक क्रिसमस का माहौल था, एक खुशी की लहर थी। बट जैसे ही वो वापस आया उसके पास कोई अपना कहने को ही नहीं बचा था। बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग होती है ये चीज़ की, मतलब कुछ मिनट्स में उसकी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। उस दिन 8 लोगों की मौत हुई थी एंड जिस गांव में वो लोग रहते थे उसकी सेमेट्री में इतनी जगह ही नहीं थी कि वो इतनी बॉडीज़ को होल्ड कर सके, बिकॉज ऐसा कभी नहीं होता था कि 8 लोगों की मौत गांव में एक साथ हुई हो। तो उनकी सबकी बॉडीज़ को जर्मनटन के शहर में ट्रांसफ़र करना पड़ा था एंड वहाँ पे उनको कॉफिन्स में डाला, जिसमें जो छोटी बच्ची थी मैरी लू, वो अपनी मम्मी के कॉफिन में ही उनकी गोद में रखी गई थी
एंड आयरनी देखो कि उन सबको अपने मर्डर के पास में ही दफनाया गया। मीन्स चार्ली को उन सब बॉडियों के साथ में दफनाया गया था, विच इज़ वेरी पेनफुल टू सी कि वो उनका मर्डर था बट उनको उनके साथ में ही रहना पड़ेगा मौत के बाद में भी। ये इंसिडेंट जैसे ही हुआ पूरे अमेरिका में इसकी न्यूज़ फैल गई थी। ये बहुत ज़्यादा हाइप में आ गया था बिकॉज जिस इंटेंसिटी से मर्डर्स किए गए थे उस टाइम पे वहाँ पे लोगों ने वो चीज़ें सोची भी नहीं थी। 25 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ और 28 तारीख के आसपास इनके घर के वहाँ पे पूरे टूरिस्ट या लोग आने लगे देखने के लिए कि हुआ क्या है वहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इनने जो वो फार्म था वो $3200 का फार्म $500 ईयरली पेमेंट पे ख़रीदा था। तो अर्थर अब अकेला रह चुका था एंड उसको ये पेमेंट करनी थी। तो मैरियन जो कि चार्ली का भाई था उसने सोचा क्यों ना घर को देखने पे एंट्री टिकट लगाई जाए एंड इसने 25 सेंट की एंट्री टिकट लगाई थी। एंड क्योंकि ये केस बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था अमेरिका में तो दूर दूर से लोग इस घर को देखने आते थे। एंड इस घर के अंदर सबसे शॉकिंग चीज़ ये है कि वहाँ पे जैसे ही लोग अंदर आते थे वहाँ पे हर एक चीज़ जैसे इंसिडेंट वाले दिन हुई थी वैसे ही रखी हुई थी। इवन लोगों के ब्लड्स भी वहीं पे वैसे ही थे। छोटी बच्ची का ब्लड भी उसकी क्रिब पे लगा हुआ था। फैनी जो उस दिन क्रिसमस केक बना रही थी वो भी वहाँ पे वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था एंड सारी चीज़ें बिल्कुल अनटच कंडीशन में रखी हुई थी। लोग वहाँ पे आते वो सब चीज़ें देखते एंड बहुत लोग तो सोवेनियर में जो केक था उस पर जो रेजिन्स लग रहे थे वो निकाल के ले जाते थे। कोई कुछ और चीज़ चुरा के ले जा रहा था वहाँ से। तो इवेंचुअली मैरियन एंड आर्थर ने डिसाइड किया कि इसको क्लोज़ कर देंगे एंड इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे एंड उस एंट्री टिकट को बंद करके घर को हमेशा के लिए क्लोज़ कर दिया गया। एंड उसके बाद से आर्थर सिर्फ अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे रहता था एंड रिलेटिव हॉपिंग करता था, कभी इस भाई के यहाँ पे कभी उस भाई के यहाँ पे, ऐसे वो अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। कुछ सालों बाद आर्थर को एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम होता है नीना। उससे वो शादी कर लेता है एंड उनके 4 बच्चे भी होते हैं। एंड कहते हैं कि आर्थर को अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है एंड उसको अपने बच्चों को बस खेलते हुए देखना पसंद होता है। शायद वो अपने परिवार को बहुत मिस करता था एंड अपने भाई बहनों को बहुत मिस करता था एंड उनकी झलक वो अपने बच्चों में देखता था। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी ये खुशियाँ भी ज़्यादा टाइम नहीं चलती है। जब 1945 में जब वो 31 ईयर्स का होता है तो एक कार एक्सीडेंट में उसकी भी डेथ हो जाती है। सालों बाद भी किसी को कॉन्क्रीट पता नहीं होता है कि ये इंसिडेंट हुआ क्यों, चार्ली ने सबको मारा क्यों। बट कुछ थ्योरीज निकल के सामने आती हैं जिसमें से पहली थ्योरी ये होती है कि जो उसके सर पे बहुत गहरी चोट लगी थी उससे वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था एंड इस चलते उसने ये सब किया है। सेकंड जो होता है वो थ्योरी कम थोड़ी रियलिटी ज़्यादा थी बिकॉज जब ये इंसिडेंट हुआ था उसके साथ में उसके सर पे जब चोट लगी थी तो उसको बहुत ज़्यादा हेडेक होने लग गया था एंड इसके लिए वो डॉक्टर्स के पास में भी बहुत बार दिखाने गया था बट डॉक्टर्स कोई कॉन्क्रीट उसको रीज़न दे नहीं पाए थे कि कैसे इसको क्योर किया जाए या क्यों हो रहा है। उस टाइम पे साइंटिफिक नॉलेज इतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं थी। तो कहते हैं कि चार्ली को ये समझ में आ गया था कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है एंड वो अपनी फैमिली को इतना ज़्यादा प्यार करता था कि उसने ये डिसाइड किया कि मैं इनको अपने साथ में लेकर जाऊंगा। इस इंसिडेंट के 60 साल बाद एक बुक पब्लिश होती है, व्हाइट क्रिसमस ब्लडी क्रिसमस। उसमें जिक्र होता है मैरी के प्रेगनेंसी का। इस बुक का जो ऑथर होता है वो बताता है कि उसने लॉसन फैमिली के क्लोज रिलेटिव से ही ये बात सुनी थी एंड बुक में प्रिंट करी थी। इस बुक के हिसाब से फैनी को भनक पड़ गई थी इन दोनों के रिलेशनशिप की एंड दैट जो मैरी थी उसने अपने पीरियड्स मिस कर लिए थे। तो ये चीज़ के कारण चार्ली को बहुत ज़्यादा डर में था कि सबको ये बात डिस्क्लोज नहीं हो जाए, तो वो इस ब्रूटल मर्डर्स को अंजाम देता है। अब आप सोच के देखो जो भी हुआ होगा उन छोटे छोटे बच्चों की क्या गलती थी जो अब दुनिया में आए ही थे एंड उनके साथ में उसके खुद के फादर ने ऐसा किया। इट वॉज वेरी सैड एंड ट्रैजिक इंसिडेंट। इनफैक्ट इनकी जो ग्रेव थी उनके स्टोन पर भी ये मैसेज लिखा हुआ था, नॉट नाउ but in coming years it will be in a better land. We will read the meaning of our tears and then something we will understand. So this was the case of Lawson family murder. अगर आपको ये क्राइम डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल
थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।